हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम 2026 के एग्ज़ाम 2027 में आप देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये सारा का सारा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में से पूछे हुए हैं और एक एक सवाल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक सवाल हम देखेंगे बिल्कुल ही आसानी से। इसमें हम टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। नेताजी के चश्मा का जो लेखक है वे स्वयं प्रकाश जी है। स्वयं प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है तो ये स्वयं प्रकाश जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है नेताजी का चश्मा में मुख्य पात्र कौन है। बात करें नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है तो वो हमारा कप्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा में है जो मुख्य पात्र कौन है, यानी कि हमारा जो आप फिल्म बनाते हैं उस फिल्म का जो हीरो होता है उसी को हम मुख्य पात्र कहते हैं। तो नेताजी का चश्मा में मुख्य पात्र है वो है हमारा कप्तान। चलिए अगले नंबर सवाल, तीसरे नंबर सवाल कहता है हमारा, कहता है लखनवी अंदाज के लेखक कौन है। लखनवी है अंदाज के लेखक कौन है तो ये हमारा यशपाल हो जाएगा। यशपाल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ए सोचा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है, यशपाल जी है। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। बाल गोविंद भगत के लेखक है राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी हो जाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोचा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर सवाल की ओर। पांचवें नंबर सवाल कहता है नौबत खाने में इबादत की लेखिका कौन है। नौबत खाने में इबादत की लेखिका कौन है तो ये हमारा यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन है तो यतीन्द्र मिश्र जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है संस्कृति निबंध के लेखक कौन है। संस्कृति के निबंध के लेखक कौन है तो ये भदंत आनंद कौशल्यान हो जाएगा। आनंद कौशल्यान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सातवें नंबर सवाल की ओर। सातवां नंबर सवाल हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है। एक कहानी यह भी की लेखिका है वो मन्नू भंडारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है तो मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन के लेखक कौन है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन के लेखक कौन है तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोचा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से नौवें नंबर सवाल की ओर। नौवां नंबर सवाल कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है जो किस ग्रंथ से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएगा तो ये हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। कहता है उत्साह कविता के कवि कौन है। बात करें यहाँ पे उत्साह है एक कविता है जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अट नहीं रही कविता के रचयिता कौन है। अट नहीं रही कविता के रचयिता है वो हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर हमारा सवाल कहता है दोस्तों आत्मकथा कविता के कवि कौन है। आत्मकथा के लेखक है
जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। कहता है फसल, फसल कविता के कवि कौन है? फसल कविता के कवि है वो हमारा नागार्जुन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फसल कविता के जो कवि है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल कहता है कबीर किस भक्तिकालीन धारा के कवि है? कबीर है जो किस भक्तिकालीन धारा के कवि है? ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, याद रखिएगा। कबीर दास किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कहता है सूरदास के रचयिता कौन है? सूरदास, सूरदास के रचयिता कौन है? तो ये सूरदास के रचयिता हो जाएगा स्वयं सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हो जाएंगे, सूरसागर के रचयिता सूरसागर जी। अगले नंबर सवाल कहता है बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है डायरी, डायरी का एक पत्रा के लेखक कौन है? डायरी का एक पत्रा के लेखक सीताराम शेख सरिया है, सीताराम शेख सरिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले नंबर सवाल कहता है हरिहर काला कहानी के लेखक कौन है? तो ये मिथिलेश्वर हो जाएगा, मिथिलेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर काला कहानी के जो लेखक है मिथिलेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। 21 नंबर देखिएगा, सवाल कहता है सपनों के से दिन के लेखक कौन है? सपनों के से दिन के लेखक है वो हमारा गुरदयाल सिंह हो जाएगा, गुरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो इसका है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोपी शुक्ला के लेखक। चलिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल बताइएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं टोपी शुक्ला के लेखक कौन हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें गुरदयाल सिंह हो जाएगा, गुरदयाल सिंह, सॉरी यह हो जाएगा राही मासूम राजा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। कहता है हरिहर कला कहानी का मुख्य विषय क्या है? हरिहर कला कहानी का जो मुख्य विषय है वो हमारा हो जाएगा हरिहर कला कहानी का जो मुख्य विषय है वो हमारा संपत्ति का लालच हो जाएगा, संपत्ति का लालच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल कहता है नेताजी का चश्मा में चश्मा किसका प्रतीक है? नेताजी का चश्मा में है जो चश्मा किसका प्रतीक है? तो ये हमारा आदर्शों और ईमानदारी का प्रतीक है, आदर्शों और ईमानदारी का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिन्होंने ए सोच रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? बाल गोविंद भगत है वो संत स्वभाव के व्यक्ति थे, अगले है लखनवी अंदाज में किस शहर की संस्कृति का वर्णन है? लखनवी अंदाज में किस शहर का संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोचा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगले नंबर सवाल 27 नंबर सवाल कहता है संस्कृत निबंध में किस पर बल दिया गया है? संस्कृत है जो एक निबंध में किस पर बल दिया गया है? भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर बल दिया गया है, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर। अगला कहता है एक कहानी यह भी किस साहित्यिक विद्या की रचना है? एक कहानी यह भी किस साहित्य विद्या की रचना है? तो ये आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। कहता है उत्साह कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्साह कविता का मुख्य भाव साहस और प्रेरणा हो जाएगा, साहस और प्रेरणा। उत्साह कविता का जो मुख्य भाग होगा वो साहस और प्रेरणा हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है अट नहीं रही
है कविता में किसका सौंदर्य चित्र किया गया है? अट नहीं रही। कविता में किसका सौंदर्य चित्र किया गया है? तो ये हमारा साहस और किसका चित्रण किया गया है? तो प्राकृतिक का चित्रण किया गया है। अट नहीं रही कविता में किसका सौंदर्य चित्रण किया गया है? प्राकृतिक का। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए सोचा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यह तंदुरित मुस्कान यह तंदुरित मुस्कान कविता में किसका वर्णन है? यह तंदुरित मुस्कान कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें है जो बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया गया है। अगला है फसल कविता का मुख्य विषय क्या है? फसल कविता का मुख्य विषय किसान और कृषि हो जाएगा। किसान और कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से 33 नंबर सवाल कहता है कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर दास है वो कौन से भाषा के कवि थे? कबीर दास है जो साधु कड्डी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूरदास किस भक्ति काल के धारा के कवि थे? तो ये सगुन भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल कहता है बिहारी किस काल के कवि है? बात करें यहाँ पे बिहारी है जो बिहारी किस काल के कवि है? तो ये हमारा रीति काल के कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगी? रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल की ओर। कहता है डायरी का एक पत्रा किस विद्या की रचना है? डायरी का एक पत्रा है वो किस विद्या की रचना है? तो ये संस्मरण हो जाएगा। संस्मरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है हरिहर कला के लेखक मिथिलेश का संबंध किस राज्य से है? हरिहर कला के लेखक मिथिलेश्वर का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन में किसका समर्थन किया गया है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन में किसका चित्र समर्थन किया गया है? स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। अगले नंबर सवाल कहता है नौबत खाने में इबादत का मुख्य विषय क्या है? बात करें नौबत खाने में इबादत का जो मुख्य विषय है वो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति विकास हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत का है जो चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम किस बात पर क्रोधित होते हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम किस बात पर क्रोधित होते हैं? शिव धनुष टूटने पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है रामचरितमानस की रचना किस लिपि में की गई है? रामचरितमानस की जो रचना है किस लिपि में की गई है? वो हमारा देवनागरी लिपि में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है 43 कहता है कबीर के दोहे मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? कबीर के दोहे मुख्य रूप से है जो भक्ति एवं समाज सुधारक पर आधारित है। कबीर के दोहे मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो भक्ति एवं समाज सुधार पर। चलिए अगले नंबर सवाल है सूरदास किसके अन्य भक्त थे? सूरदास किसके अन्य भक्त थे? तो वो है श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। कहता है बिहारी की सतसई में मुख्यतः किस रस का वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आत्मकथा कविता में कवि ने किस भगवान को व्यक्त किया है? तो ये हमारा हो जाएगा जीवन संघर्ष और आत्मविभक्ति का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 47 नंबर सवाल कहता है उत्साह कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? उत्साह कविता का जो केंद्र होगा वो कठिनाइयों में भी साहस बनाए रखना। चलिए अगले नंबर सवाल है यह दंतुरत मुस्कान कविता में मुस्कान किसका है जो प्रतीक है? मुस्कान है जो हमारा किसका प्रतीक है? तो ये हमारा हो जाएगा निष्कपटल बचपन का।
कपटल बचपन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल की ओर। 49 नंबर सवाल कहता है फसल कविता में किसका किसान की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? फसल कविता में किसान की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? राइट आंसर परिश्रम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल, डायरी का एक पत्रा किस आंदोलन से संबंधित है? डायरी का जो एक पत्रा है वो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन से। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको एक लिंक दिखेगा जिसका है लिंक है क्लास 10th और 12th के। एक फर्स्ट होगा हमारा 10th का, सेकेंड होगा हमारा 12th का। तो आप 10th वाले में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, और वहां पे जाइएगा तो आपको फिर सारा का सारा जितना भी क्लास होता है उन सभी का आपको पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की ओर। कहता है टोपी शुक्ला का मुख्य विषय क्या है? बात करें टोपी शुक्ला का मुख्य विषय है सांप्रदायिक भेद सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव हो जाएगा। अगला है सपनों के से दिन में किसकी स्मृतियों का चित्रण है? सपनों के से दिन में किसकी स्मृति का चित्रण किया गया है? ये है हमारा बचपन की यादों का, बचपन की यादों का चित्रण किया गया है। सपनों से दिन में किसका स्मृतियों का चित्रण किया गया है? बचपन की यादों का। चलिए अगले नंबर सवाल है 53 नंबर सवाल कहता है संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? संज्ञा के टोटल भेद 3 होते हैं। 3 होते हैं सभी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चलिए अगले नंबर सवाल है गंगा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गंगा एक क्या नदी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भगवान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज का अगर एक दुनिया में एक ही वो मौजूद है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है? व्यक्ति, नदी है, इसीलिए नदी, पहाड़, पठार सभी हमारा, सप्ताह, महीना, ये सभी हमारा क्या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला है मिठास कौन सा संज्ञा है? मिठास को हम क्या देख तो नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ओनली वन महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 विद्यार्थियों में 3 कौन सा विषय है? 3 विद्यार्थियों में है जो 3 कौन सा विषय है? तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, इसमें बताने का कोई भी जरूरत नहीं है, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल की ओर। कहता है यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह क्या है? यह पुस्तक मेरी है, यह एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पुस्तक का भी बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पे क्या विशेष का काम कर रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा कहोगे सर ये क्रिया करने का काम करना है, यानी कि क्या दौड़ क्या रहा है? तेज दौड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन किस प्रकार का अवयव है? बात करें लेकिन किस प्रकार का अवयव है तो ये समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेकिन है जो हमारा समुच्चय अवयव हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे जैसे देखिए लेकिन है जो समुच्चय अवयव में कौन कौन से आ जाएगा वो भी आप यहाँ से देख लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। वह हो गया आया, लेकिन हो गया, उसके बाद चला गया। ऐसे शब्द आपको जहां भी दिखे वो हमारा समुच्चय बोधक अवयव को दर्शाता है। अगला है अरे तुम कब आए में अरे क्या है? अरे तुम कब आए में अरे क्या है? तो ये एक है जो विस्मादिबोधक चीज है, विस्मादिबोधक अवयव है, विस्मादिबोधक अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। जिन शब्दों में क्या आश्रय, खुशी, दुख, घृणा आदि से भाव प्रकट होता है उन्हें क्या विस्मादिबोधक अवयव कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल की ओर। कहता है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यंत कठिन कार्य करना। अगले नंबर सवाल है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत कठिन कार्य करना। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना, नाक में दम करना बहुत परेशान करना। चलिए अगले नंबर सवाल है 63 नंबर सवाल कहता है आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। अगला है दाल में कुछ काला है का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 65 नंबर सवाल की ओर।
कहता है हाथ पर हाथ बैठे घर धरे बैठना का अर्थ होता है निष्क्रिय बैठे रहना, निष्क्रिय बैठे रहना। अगला है जहाँ चाह वहाँ राह क्या है, जहाँ चाह जहाँ राह वहाँ राह, ये हमारा लोकित हो जाएगा, लोकित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल कहता है जैसी करनी वैसी भरनी क्या हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा लोकित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बाबू, तो ये हमारा जल का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। उसके बाद पवन की बात करें, पवन का हवा हो जाएगा, हवा। धूल की बात करें, यहाँ पे धूल का मृदा हो जाएगा, धूल का मृदा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं यहाँ से 69 नंबर सवाल की ओर। कहता है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। बात करें सूर्य का अगर पर्यायवाची निकालेंगे तो रवि हो जाएगा। हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है क्या, रवि। वही बात करें शशि, इंदु, निशाकर, ये तीनों जो हमारा आप दिख रहे हैं, ये तीनों है हमारा चंद्रमा का है जो पर्यायवाची है, चंद्रमा का है जो पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए आगे है यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे एक ही है, दोनों में यहाँ पे शशि हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पे भानु, रवि और दिनकर, ये सभी हमारा सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, ये सभी हमारा सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल की ओर। कहता है अंधकार का विलोम क्या होता है। बात करें अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है लाभ का विलोम क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा। लाभ हुआ है तो हानि भी तो होगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 73 नंबर सवाल कहता है सत्य का विलोम क्या होगा। सत्य का असत्य हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या होता होगा, उन्नति के अवनति हो जाएगा, उन्नति का अवनति। चलिए ये सब शब्द है जो सब ही पूछा हुआ सवाल है। ये हमारा दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, स्टार्टिंग में कौन सा शब्द आता है, दुर्भाग्य में क्या आ रहा है, दुर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, विद्यार्थी, आर्थी आ रहा है, आर्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल की ओर। 77 नंबर सवाल कहता है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परोपकार का हमारा परधन उपकार हो जाएगा, परधन उपकार, परधन उपकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है राजपुत्र कौन सा समास होता है। राजा का पुत्र कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए अगले नंबर सवाल है 69 नंबर सवाल कहता है नील कमल कौन सा समास है। नील हो कंठ जिसका अर्थात क्या, शिव, ये एक प्रधान है, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है माता पिता बीच में आ गया, ये तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह जब भी आपको बीच में आए द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को है जो पहली बार मनाया गया था, 49 को। चलिए अगला है हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 83 नंबर सवाल की ओर। 83 नंबर सवाल कहता है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्र कवि के नाम से किसे प्रसिद्ध है, तो ये हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल कहता है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राव हो जाएगा, धनपत राव। अगला है गोदान के लेखक कौन हो जाएगा। बात करें यहाँ पे गोदान है वो हमारा लेखक प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा गब्बर, गबन, गबन किसकी रचना है। गबन है वो हमारा किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मौला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। मौला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसीम रथी, रसीम रथी के रचयिता कौन हो जाएगा, बताइएगा यहाँ पे। रसीम रथी,
बात करें रसीम रथी के रचयिता है वो हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मधुशाला के रचयिता कौन हो जाएगा, मधुशाला के रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल, कामायनी, कामायनी के रचयिता कौन हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 91 कहता है कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत भारतीय के रचयिता कौन है, भारत भारतीय के रचयिता कौन है, तो ये हमारा मैथिली शरण गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा 93 नंबर सवाल कहता है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। अगला है झांसी की रानी कविता किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वही आगे बढ़ते हैं 95 नंबर सवाल की ओर, कहता है यमा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, यमा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, तो ये हमारा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है गीतांजलि के रचयिता कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या आप इसको टैगोर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल 97 नंबर सवाल कहता है 97 कहता है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, ईदगाह, ईदगाह एक कहानी है जिसके लेखक हामिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट सवाल है 2, कफन कहानी के लेखक कौन है, कफन कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 100वें नंबर सवाल कहता है पंच परमेश्वर कहाँ के 2 मुख्य पात्र कौन थे, जुम्मन शेख और अलगू, अलगू चौधरी और हामिद और मोहसिन और घीसू और माधव या होरी और गोबर। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक लाइक भी जरूर से कीजिएगा। किसी तरह आप यहाँ पे 100 यहाँ पे करा दीजिए। यहाँ पे आज हमारा रिकॉर्डेड क्लास हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी घर आ चुके हैं जिसके कारण है जो थोड़ा लाइव कराने में दिक्कत होता है नेटवर्क की कमी के कारण। तो मैं 1 से 2 दिन के बाद फिर से लाइव आ रहा हूँ लाइव, और यहाँ पे आप 2 दिन से 3 दिन मैं यहाँ पे सिर्फ अपलोड करूंगा वीडियो, हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।